हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य हमारा न्यू यूनिट है, जो कि हमारा 14वां यूनिट है गुप्त साम्राज्य। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो पहला है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य हमारा पहला है। पहला क्या है हमारा? गुप्त साम्राज्य। तो इसके अंतर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता है हमारा पहला है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी के अंत में। और कहाँ हुआ था? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रयागराज में ही पड़ता है, मतलब प्रयागराज के नज़दीक में ही पड़ता है कौशाम्बी, तो वहाँ पर हुआ था। ठीक है। फिर है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, जो कि 240 से 280 ईसा पूर्व में, मतलब इसका शासनकाल था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और इसका आयु काल कितना रहा? तो 240 से 280 ईसा पूर्व था। ठीक है। फिर आते हैं हम नीचे आते हैं। नीचे है हमारा श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो 280 से 320 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवि राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व में शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। शुरुआत कौन किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम। फिर नीचे हमारा लूसेंट सामान्य ज्ञान का है। लूसेंट सामान्य ज्ञान का है हमारा। ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम। नीचे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी हुआ, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। ये कब राजगद्दी पर बैठा? तो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्ती के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है। इसने कितने को पराजित किया? तो 12 शासकों को पराजित किया। फिर है इनकी विजयी के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने भारत पर विजय धारण की, तो इसे क्या कहा गया? तो नेपोलियन कहा गया। फिर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिडेड़ था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु मतलब विष्णु भगवान का ये पुजारी एक किस्म कह सकते हैं, तो उपासक को पुजारी ही कहते हैं। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम। फिर नीचे है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है। फिर है समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान करके उसने सिक्कों पर एक वीणा वादना करते हुए दिखाया जाने वाला लगाया गया। ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, और ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर वीणा वादना, मतलब सरस्वती जी जो वीणा वादना करती थी, उसका लोगो उसने सिक्के पर लगाया। ठीक है। फिर नीचे है फिर है समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इससे कविता राज भी कहा जाता था। फिर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। क्या होगा इसमें? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री कौन आया? तो फाहियान आया। ठीक है। फिर है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय प्राप्त की, और इसके उपलक्ष्य में ये
चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, हमारा नीचे हो जाएगा। फिर है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन आया? तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। ठीक है, फिर है सको पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। सको पर चंद्रगुप्त ने सको पर विजय प्राप्त कर ली और चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलवाए। फिर है चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी राजकुमार फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईसा पूर्व में हुआ। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजकुमार ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजकुमार गुप्त ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने की थी। तो ये हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कुमार गुप्त सेकंड ये हो जाएगा हमारा। फिर है कुमार गुप्त हो जाएगा। फिर है कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 454 से 467 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। फिर स्कंदगुप्त ने पड़दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। फिर नीचे है हमारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। फिर है गुप्त साम्राज्य की स्थापना सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश की थी जिसे शासक ने गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी की प्रादेशिक इकाई भोक्त थी जिसे शासक उपरिक्त कहलाते थे। फिर है भुक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसे प्रमुख विस्पति कहलाते थे। फिर पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। फिर है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी उत्तराधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो चाट एवं भाट कहा जाता था। फिर नीचे है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होती थी। फिर ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महंतर कहलाते थे। फिर नीचे है ग्राम समूहों का छोटा इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। फिर गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। फिर नीचे है भूराज कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। फर्स्ट है क्षेत्र कृषि के योग्य भूमि। सेकंड है वास करने की योग्य भूमि। थर्ड है चरागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। फिर है चौथा है खिल्य, ऐसी भूमि जो जोतन योग्य नहीं थी। फिर पांचवा अप्रहंता, ऐसी भूमि। चौथा क्या है? अप्रहंता, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अप्रहंता, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। फिर है सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए कौन सी संचार व्यवस्था थी? तो एक था राहट और एक था घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। फिर है श्रेणी का प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। फिर गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। फिर गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन मुद्राओं के अभिलेखों को क्या कहा गया? तो दीनार कहा गया। ठीक है, फिर अब नीचे है
कांस्य रथों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। फिर विंध्य जंगलों में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है। फिर पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त ने एरड़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। फिर है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। फिर है दूसरा है पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है। फिर मिलता है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। फिर गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। फिर गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर में है। फिर है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। फिर है गुफा संख्या 17 के चित्र में चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित है चित्र से उद्धृत किए गए हैं। फिर है अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। फिर गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो कालिदास सबसे प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के कवि थे। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धर्मांतरी कहा जाता था। ठीक है। फिर गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह। चौथा है लब्ध प्रयास। फिर है 5वां अपरिरक्षाकरित्व। फिर इस पे आ जाते हैं हम मंदिर और स्थान पे। मंदिर और ये हो जाएगा स्थान। कलर चेंज कर ले 1 मिनट, कलर हमारा पीला हो जाएगा। फिर है विष्णु मंदिर तिंगवा जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश। फिर है शिव मंदिर भूमरा नागौंदा मध्य प्रदेश। फिर है पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। ये सब मध्य प्रदेश में ही मतलब लग रहा है पड़ रहा है। फिर है दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। फिर है भीतरगांव मंदिर। फिर है लक्ष्मण मंदिर या लक्ष्मण मंदिर ईंटों कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश। इसमें जो भी हो जाएगा 4 हो जाएगा मध्य प्रदेश का और 2 हो जाएगा यूपी में पड़ता है। ठीक है। फिर नीचे आते हैं नीचे हम कहाँ पे थे, नीचे हमारा है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं
सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसे ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर है गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे, जैसे आर्यभट्ट, सेकंड वराहमिहिर, फिर तीसरा है धन्वंतरि, फिर है चौथा है ब्रह्मगुप्त आदि। फिर है पुराणों की वर्तमान रूपों में रचना गुप्त काल में हुई, इसे ही ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। फिर है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रोज क्या कहा जाता था। फिर नीचे है याज्ञवल्क्य, नारद, काल्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। फिर मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। फिर संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है। फिर आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। ठीक है, हमारा 20वां यूनिट हो जाएगा पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो कि 15वां यूनिट होगा वो हमारा ये वाला टॉपिक उसमें दिया जाएगा। ठीक है।